अस्सलामुअलैकुम। खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले खबर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के साथ साथ बानी PTI के हवाले से भी सवालात रखे गए, उनके सामने जवाबात क्या थे। सबसे पहला हम यही सुनवा देते हैं सबको कि बानी PTI के हवाले से जो सवाल किया गया उसका जवाब किस तरह से सामने आया। जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बने। सर, बात तो मईशत पर भी हुई, बात दहशतगर्दी पर भी हुई और बात सियासत पर भी हुई, लेकिन बानी PTI के हवाले से जो सबसे पहला सवाल एक सहाफ़ी ने जो सामने रखा, मैंने चाहा कि सबसे पहले सब हम वही सुनवा दें और उसके बाद आपका यही है। दिस इज़ द हॉट टॉपिक। देखें, उनका जवाब भी जो है ना वो बड़ा, उसमें सारा जवाब मौजूद है। कह भी दिया और कह भी ना। नहीं, सब कुछ कह दिया। देखिए, उन्होंने कहा कोई भी शख्स, अब शख्स से मुराद सिविलियन है। अगर किसी ऐसे शख्स को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, अब कोई भी शख्स इमरान खान हो गए और कोई ऐसा शख्स जो आर्मी एक्ट के ताबे है वो जनरल फैज हो गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, मसलन अगर इमरान खान ने जनरल फैज को अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो कानून अपना रास्ता ले सकता है। उनका मतलब है कि अगर जनरल फैज़ ने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो फिर इमरान खान भी आर्मी एक्ट की जद में आ सकते हैं। जो मुझे इस जवाब से समझ आई है कि अगर जनरल फैज़ ने बानी PTI की सहूलतकारी के लिए, उनके ज़ाती मकासद के लिए, उनके सियासी मकासद की तकमील के लिए आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो फिर जहाँ वो मुकदमा आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का जनरल फैज़ पे चलेगा वहाँ बानी PTI पर भी चल सकता है। देखिए ना, सवाल भी क्लियर है, जवाब भी क्लियर है। मैं चाहूँगा कि ये जवाब ना एक दफ़ा फिर सुनवाया जाए। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, सियासी मंजरनामे पे बड़ी अहमियत का हामिल है। हम प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुनो। जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। इस सवाल के जवाब के बाद दीगर सहाफ़ी भी जल्दी जल्दी से अपने नोट्स लिख रहे थे, कोई चीज़ मिस ना हो जाए बिकॉज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज दिस। आप अच्छा, बानी PTI ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे खदशा है कि मुझे फौजी तहवील में जनरल फैज़ लिया जा सकता है और तो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें तो ये भी खदशा है कि जनरल फैज़ उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अच्छा, ये उन्हें खतरा है, खदशा है या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, पता नहीं, पिटीशन तो बानी PTI ने की है ना कि मुझे ये खदशा है कि फैज़ मेरा नहीं ख्याल जनरल फैज़ उनके खिलाफ वादा माफ गवाह होंगे और ना ही मेरे ख्याल में इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इससे पहले जो जनरल फैज़ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज का स्टांस सामने आया है, फौज जनरल फैज़ को कोई वादा माफ गवाह बनाएगी। जनरल फैज़ तो प्राइमरी एक्यूज है, मुल्जिम है और जनरल फैज़ के खिलाफ तो कोई वादा माफ गवाह हो सकता है पर जनरल फैज़ वादा माफ गवाह नहीं हो सकते। ये फर्क समझेंगे। ये तो हो सकता है कि कोई एक दो लोग जनरल फैज़ के साथ जो काम कर रहे थे वो जनरल फैज़ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, लेकिन जनरल फैज़ वादा माफ गवाह नहीं हो सकते, चाहे बानी PTI के खिलाफ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस जवाब के बाद बानी PTI के फौजी तहवील में जाने के इम्कानात रोशन है। अच्छा, जाएं या ना जाएं मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे जाके फील्ड कोर्ट मार्शल की स्टेज पे लेता है, लेकिन मैं समझता हूं कि फौज ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं कि अगर उन्हें इस हद तक भी जाना पड़ेगा
तो वो जाएंगे, तो जाएंगे। मतलब जैसे फौज ने एक दफा ये कह दिया कि जी आपका ट्रायल ओपन ट्रायल होगा ना, तब भी ये नजर आया कि कहीं मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का अंदिया दिया है कि अगर आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो आपका भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त ये अस्करी जराये से खबर आई थी, डायरेक्ट किसी फौजी ने नहीं कहा हुआ था, ये अस्करी जराये से चली थी और कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है। तो एक तो पहले ये खबर आ गई कि आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ओपन होगा और आज ये आ गई कि हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं फौज ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं कि फैज के ट्रायल के दौरान अगर इमरान खान को, बानी पीटीआई को इसमें क्लब करना पड़े तो उसमें, क्योंकि अब लोग बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपको क्या सराइयाँ नजर आएंगी, कोई कह रहा है वो 9 मई में मुलव्वस है, कोई कह रहा है 9 मई नवंबर में एक और 9 मई होना था और कोई बड़ा कू की प्लानिंग थी जो पकड़ा गया, कोई कहते हैं जी ये पकड़ा गया, कोई कहते हैं वो पकड़ा गया। लेकिन हम यहाँ मतलब कोई क्या सराई या कोई अनकन्फर्म काइट फ्लाइंग नहीं करना चाहते। जितनी बात हुई है उससे तो ये लगता है कि बानी पीटीआई इज इन हॉट वाटर्स इन केस ऑफ जनरल फैज। और भी उन्होंने जनरल फैज के बारे में और भी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन जनरल फैज के हवाले से उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से उनके साथ मजीद कार्रवाई को इस तरह आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। टॉप सिटी के जाती फायदा, जाती मुफाद, सियासी मखसूस एजेंडा सियासी भी। देखें जनरल फैज की जो फील्ड कोर्ट मार्शल है ये सिर्फ माली बदनवानी पे नहीं है। जो फौज की गुफ्तगू है, जो DGISPR की गुफ्तगू है, जो खबरें अब तक आई हैं, बेशक कार्रवाई टॉप सिटी से शुरू हुई है लेकिन इस वक्त टॉप सिटी मेन इंक्वायरी नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए ना, मखसूस सियासी जमात, मखसूस एजेंडा, जाती मुफाद, इस वक्त पॉलिटिकल जो फैसिलिटेशन है उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक सियासी जमात की सहूलतकारी के लिए जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मेरे नज़दीक फ़ौज के नज़दीक वो बड़ा जुर्म है। फौज शायद टॉप सिटी पे तो इतना बड़ा ना होता या क्या होता, मैं उस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि कहा जाता है फ़ौज के अंदर एहतसाब का बड़ा निज़ाम है और वो एहतसाब का निज़ाम माली बदनवानी के हवाले से भी मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनरल फैज के मामले में माली बदनवानी के इल्ज़ामात अब पीछे रह गए हैं। अब सियासी सहूलतकारी और बदनवानी के इल्ज़ाम जो है ना पॉलिटिकल। आज एक सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से भी सवाल किया था, लेकिन आपको जवाब पता है ना क्या था? पूछे वज़ीर आज़म साहब का। वो जवाब भी मैं सुनवा देती हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म साहब से उस वक्त के ज़ाहिर इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने कहा था कि इस तरफ बात करें ज़्यादा तो सुनवाएं ना, जरा मज़ेदार है। चले वो भी सुनवा देते हैं। जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपैथीज लेंगे, उनके साथ उनके करीब जाकर उनको बहुत ज़्यादा उनको फेवर करेंगे। उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? लेकिन ये ISI का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं। आपने क्यों मतलब यही सहाफ़ी ने क्यों उस वक्त के वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं किया? देखिए, अब ये बात वैसे कानूनी और आईनी तौर पे ये बात ठीक है कि ISI का सरबराह वजीर आजम होता है। DGISI की अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करता है, कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, मिलिट्री की बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, DGMI की अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, लेकिन DGISI की अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ये बात इस हद तक ठीक है। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ की मौजूदगी में, लेकिन आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कोई बंदा DGISI नहीं लग सकता, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे भी। और जनरल फैज को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते थे कि वो रहें, लेकिन जब बाजवा साहब नहीं चाहते थे तो वो उन्हें रख नहीं सके थे। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर, ये बात ठीक है कि जनरल फैज को प्राइम DGISI लगाया इमरान खान ने,
ये बात भी ठीक है कि बतौर DGISI फैज करीब ज़्यादा इमरान खान के थे और वो डायरेक्ट इमरान खान से ऑर्डर्स लेते थे और डायरेक्ट इमरान खान के साथ काम करते थे। ये कोई गलत बात तो नहीं है कि वो बाजवा साहब को बाईपास करते थे और उस दौर में बाजवा साहब को कोई बातें पता भी नहीं होती थी। इमरान खान डायरेक्ट DGISI को ऑर्डर देते थे और वो डायरेक्ट फैज साहब उनके लिए काम करते थे। और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि फैज साहब तो ज़्यादा वक्त होते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस थे, अपने ऑफिस में कब होते थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज़्यादा होते थे, हर वक्त ही वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते थे। तो इशारतन इसमें ये बात मौजूद थी कि अगर फैज ने कुछ गलत किया है तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कर रहा था। और इमरान खान और हम सब लोग बार बार कहते हैं कि जी बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए जो फैज ने गलत किया, और जी फलां का भी ट्रायल होना चाहिए फैज ने जो गलत किया है। साकिब निसार साहब को भी लोग डरा रहे थे। लेकिन फौज का मौकफ है कि फिर अगर फैज ने कुछ गलत किया है तो प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल होना चाहिए, फिर इमरान खान का ट्रायल होना चाहिए। आपने बाजवा का नाम ले लिया, आपने एक और शख्स का नाम ले लिया, आपने क्यों लेकिन साकिब निसार ने तो उनको DGI नहीं लगाया ना, साकिब निसार साहब ने तो उन्हें DGI नहीं लगाया। DGI लगाने में तो बाजवा साहब और कहा जाता है जी ISI फौज के मतहत होती है और ISI हर वक्त फौज को देखती रहती है। तो मेरे ख्याल में फौज ने ये कहा है कि जो फैज साहब गलत काम बतौर DGI भी करते रहे हैं उसमें भी इमरान खान साहब का काफ़ी हाथ है, उसमें भी फौज का कम हाथ है। और इमरान खान साहब फैज साहब को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और फैज साहब इमरान खान को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनका ये इशारा है कि आप जब हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे एंकर्स गुफ्तगू करते हैं, हमारे तजिया नगार गुफ्तगू करते हैं और फैज़ और बाजवा को इकट्ठा करते हैं और फैज़ बाजवा गठजोड़ की बात करते हैं और कहते हैं फैज़ के बाद बाजवा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, तो फौज का इशारा है कि आप फैज़ इमरान पे ही रहें, फैज बाजवा पे ना आए। बाजवा साहब तो अलग है ना। उनका मतलब है कि इमरान खान ने उनको DGI लगाया, इमरान खान उनको DGI बरकरार रखना चाहते थे, इमरान खान उनसे सियासी काम लेते थे रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट से पहले भी। तो आपके सवाल में इमरान खान का नाम क्यों नहीं मौजूद है? हालांकि ये सवाल हमारे हम के ब्यूरो चीफ ने किया है सुमरो साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये नाम सवाल आपको लेना चाहिए था, नाम इमरान खान का भी साथ ले कर लेता हूँ और बात कहानी को मुकम्मल कर लेता हूँ। लेकिन DGISPR सबसे इम्पोर्टेंट बात सियासत के हवाले से कि गैर सियासी हैं और किसी सियासी जमात की ना मुखालफत कर रहे हैं और ना ही किसी सियासी जमात की तरफदारी कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कह रहे हैं DGISPR? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार, ना ही किसी सियासी जमात की मुखालिफ और ना ही तरफदार। ये मैसेज है दोनों के लिए। ये नहीं, ये मेरा ख्याल है फिर उनके लिए मैसेज है जो कहते हैं हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे। ये फिर उनके लिए मैसेज है कि हम आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। देखें, फौज का और हुकूमत का तो एक ताल्लुक और रिश्ता मौजूद है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो वॉर गेम्स के हवाले से GHQ में मौजूद थे आसिम मनीर साहब के साथ, और वो तो प्राइम हुकूमत और फौज तो इकट्ठे चलते ही रहते हैं, ना चल रहे हों तो भी हमें नज़र आ जाते हैं। आजकल तालमेल बहुत अच्छा है और आजकल अच्छा तालमेल हमें बहुत नज़र आता है। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ ये जवाब भी तहरीक इंसाफ के लिए था कि जो आप बार बार कहते हैं कि हम पिंडी से बात करेंगे, फिलहाल पिंडी का जवाब आपके सामने है। अच्छा, इसको हमें इस तनाजुर में लेना चाहिए कि ये पिंडी को तहरीक इंसाफ को पिंडी का जवाब है कि हम ना आपके हक में है ना आपके खिलाफ है, मतलब ना हम आपसे बात सुलह है ना लड़ाई है, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आप बात समझे, वो कह रहे हैं हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। मेरे ख्याल में ये जो जवाब है ना, मतलब इस वक्त तो सबको पता है कि गवर्नमेंट और फौज भी वन पेज पे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद और फौज वन पेज पे हैं। इस वक्त तो आइडियल रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का। इस वक्त तो फौज का और हुक्मरान इत्तेहाद का बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है, लिहाजा हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज के साथ। जिनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो तहरीक इंसाफ को है, बात वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, हम पिंडी से बात करेंगे। तो जवाब तो फिर उनके लिए था ना, हुकूमत को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत के लिए तो ये जवाब नहीं हो सकता। हुकूमत के लिए तो ये जवाब तब हो जब हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की और फौज की रिफ्ट चल रही हो, और उस रिफ्ट में जिस वक्त ये तनाव हो, हमने माजी में ऐसे तनाव देखे हैं, लेकिन इस तनाव के दौरान जब हो तो जब ये जवाब आ जाए तो हम उस तनाव में इस जवाब को देखेंगे। लेकिन चूंकि आजकल तनाव कोई नहीं,
आजकल 1 पेज है, तो ये जवाब फिर हुकूमत के लिए तो है ही नहीं। ये जवाब भी तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो उनके लिए है कि भाई आपके लिए दुआए खैर ही है। अच्छा, ठीक है। मजीद भी मईशत के हवाले से उन्होंने बात की है और दहशतगर्दी के हवाले से बात किया, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जिक्र कर रहे थे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें दहशतगर्दी के हवाले से की गई, मईशत के हवाले से सवाल भी उठाया गया। लेकिन दहशतगर्दी जो मुल्क से ख़त्म की जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर 130 ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या फरमा रहे हैं DGISPR साहब, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। ये सहूलतकारी जो सी है, ये चाहे ट्रेनिंग कैंप्स की शक्ल में हो, चाहे ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की शक्ल में हो, चाहे ये अफगान शहरियों का खुद फितना खारिज और दहशतगर्दों में शामिल होने की शक्ल में हो, चाहे ये खुदकुश बमबारों की प्रोविजन की शक्ल में हो, चाहे ये जो छोड़ा हुआ अमरीकी असला है उसकी जदीद असले की फरहमी की शक्ल में ये बढ़ चुकी है। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्तों में है। इस बरादर, ये हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने हमेशा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया, स्पेशली जब भी वहाँ पे कोई मुश्किल आती है। दहशतगर्दी से निपटा जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी मुल्क से फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। सर, वजह क्या है? साफ़ी का सवाल तो बड़ा वैलिड था। देखिए, उन्होंने इसके ना 2-3 एंगल से जवाब दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जब से 2021 से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तब से जो पाकिस्तान में खवारजी हैं या TTP और जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनकी अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी बढ़ गई है। कैटेगोरिकल उन्होंने ये बात की है। इस सहूलतकारी को उन्होंने कहा है कि ये ट्रेनिंग कैंप्स, मतलब वहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स कायम हो गए हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, उनको उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका चौथी दफ़ा असला छोड़ के गया है वो उनके हाथ लग गया है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने कहा है कि 2021 से अफ़गानिस्तान के अंदर से इन दहशतगर्द ग्रुपों को ज़्यादा मदद मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी ज़्यादा नजर आ रहा है। अब उन्होंने वो बात नहीं की कि हमने उनमें से कितनों को यहाँ ला के आबाद कर लिया और वो आबाद करने के भी फैज साहब जिम्मेदार थे, उस पर तो उन्होंने बात नहीं की। लेकिन टेक्निकल बात तो ये है कि हम भी वो सारे दहशतगर्द ला के हमने यहाँ आबाद कर लिए। तो एक तो उन्होंने ये बात की है कि जी अफ़गानिस्तान के हवाले से गो के एंड पे कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, ये भी कहा कि हमारे और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान पर एक चार्जशीट भी फ्रेम की है कि अफ़गानिस्तान से इनको मदद मिल रही है और अफ़गानिस्तान के बेस कैंप से ये लोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने वादी तीरा वगैरह का जिक्र किया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कहा है कि हम कई दफ़ा कई इलाके क्लियर करा चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम क्लियर कराते हैं तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उन इलाकों को होल्ड नहीं कर पाती। वो KP की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि अगर हम कोई इलाका क्लियर करा के वहाँ अमन कायम करके वापस KP हुकूमत को दे देते हैं कि अब आप यहाँ पे अपना निज़ाम चला लें, तो वो उसका निज़ाम चलाने की पोजीशन में नहीं होते और वहाँ दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ौज को दोबारा वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ जाता है। लिहाजा ये बात ठीक है कि जब फ़ौज किसी जगह को क्लियर कराए तो सिविल गवर्नमेंट को उस इलाके को होल्ड करने की पोजीशन में होना चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर वहाँ मुसलसल फ़ौज रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक दफ़ा पहले भी DGISPR ने कहा कि KP के CTD बहुत कमज़ोर है और पुलिस की जो सूरत हाल है वहाँ पर बहुत सब कुछ, और उनका फोकस नहीं है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक तो वो सब कुछ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने बलूचिस्तान पर भी आज बहुत बात की है। जी, बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आईनी हाथों करने वाले और करवाने वाले दोनों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और मेरे इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान में एक बहुत सख्त ऑपरेशन शुरू भी हो गया है। हाँ जी। और जिसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं और इलाके क्लियर कराए जा रहे हैं। फौज अपनी चेक पोस्टें वापस कायम कर रही है, इलाकों में रिट कायम की जा रही है। जिन जिन इलाकों में ज़्यादा ये टेररिस्ट ग्रुपों की एक्टिविटी थी उन इलाकों में ज़्यादा फ़ौज भेजी जा रही है। और एक पूरा, मेरा मतलब है कि ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अगले दिन से हमें कोयटा में के मस्तूम और काफ़ी इलाकों में जो है वो नज़र आ रहा है कि फ़ौज की एक्टिविटी और वहाँ फ़ौज की प्रेजेंस और सारा कुछ नज़र आ रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बलूचिस्तान पर बड़ी तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान हमारी आन है, हमारी शान है, बलूचिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया, वहाँ के वसाइल का जिक्र किया, सब सारा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बलोच फौज
शहीद शहादतों का जिक्र किया, सिविल शहादतों का, फौजी हर चीज़ का जिक्र किया। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि फ़ौज ने बलूचिस्तान के हवाले से भी एक सख्त ऑपरेशन का फ़ैसला किया है और वहाँ भी आनी हाथों से निपटने का फ़ैसला किया। इस हवाले से पिछले दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान भी लाहौर आए और वो कुछ सीनियर सहाफ़ियों को मिले, तो उन्होंने भी यही अंदिया दिया कि इस बार रियासत का जो मूड है वो बहुत सख्त है और इस बार कोई, मेरा मतलब माफ़ी शाफ़ी की गुंजाइश, नरमी कोई नहीं है। माजी में जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी ना कि हम इनको नाराज़ बलोच कहकर मनाने की कोशिश करते थे, इस बार नहीं है। ये अब रियासत का ये मौक़िफ़ है कि ये नाराज़ बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द है। वो और है, नाराज बलोच हो रहे हैं। कोई नाराज बलोच नहीं है। उनका मतलब है जिसने भी हथियार उठाया हुआ है वो नाराज बलोच नहीं है, वो दहशतगर्द है। रियासत ने नाराज बलोच की तारीफ और का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से ख़त्म किया है और उनको रिप्लेस कर दिया है कि अब हम इनको दहशतगर्द की नज़र से देखते हैं। लेकिन कुछ बलोची अपने बेसिक राइट्स की वजह से रियासत से नाराज हैं, ये तो वो कहते हैं उनको हथियार उठाने का अख्तियार नहीं है। आप मेरी बात समझे, नाराज तो मैं भी हूँ रियासत से, हो सकता है मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मेरा टैक्स ज्यादा है, मुझे भी हो सकता है रियासत से बहुत से गिले हो ना, तो आपको भी हो सकता है बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आप भी उससे रियासत से नाराज हो उस मामले में, लेकिन इसके जवाब में आपको हथियार उठाने की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब है जिसने भी हथियार उठाया हुआ है वो कोई नाराज बलोच नहीं है अब रियासत की नजर में, वो दहशतगर्द है, ठीक है ना। और ये अलहदगी पसंद तहरीक है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो इन बलोच अस्करी तंजीमों को मुक्तिबानी की शक्ल में देख रहे हैं और उनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। इसीलिए अच्छा, जो मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में बात की ना, वो तो वो कह रहे थे अफगानिस्तान पर नहीं मलबा डाल सकते इस चीज को, वो तो नहीं कह रहे थे दहशतगर्दी का अफगानियों पर तो नहीं मलबा डाल सकते। देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वहाँ कुछ इलाकों में पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं पड़ा, झंडा नहीं लहराया, झंडा नहीं। तो आज मैं देख रहा था डेरा बुख्ती में पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ, लेकिन जिन जिन इलाकों में अब वो कहते हैं जी एक उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का तराना बनाया हुआ है वो बजाया जाता है, वो बजाना पाकिस्तान में जुर्म होना चाहिए, गद्दारी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो एक रियासत की पॉलिसी में हमें 25 और 26 अगस्त के वाक़यात के बाद शिफ्ट नज़र आया है, वो एक बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है और उसको किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अब मईशत के हवाले से भी हमें जो लग रहा था कि पाक फौज के लिए ये बहुत बड़ा शायद मईशत मसला नहीं है, जो आम शहरियों का मसला है इस टाइम बिजली का बिल, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो सुनवाते हैं आपको। आंसर व्हाट इज इन योर माइंड कि आप ये कह रही हैं कि मईशत की, कि आपको, आप ये पूछ रही कि क्या आपको प्रॉब्लम नहीं है, मईशत नहीं नजर आ रही? आप सर मईशत नजर आती है पाक फौज को? अच्छा, मैं इसका ना आपको एक बिल्कुल रेफरेंस देता हूँ। क्या? जब फौज की और 2014 के बाद जनरल आसिफ गफूर DGI-SPR थे और आप समझें जब फौज का और नून लीग की गवर्नमेंट का तनाव चल रहा था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR ने कहा था मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है ना। और उसके बाद एक हुकूमत आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आती है, क्या तो मईशत ठीक हो गई है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको पता है क्या होता है। तो मेरा ख्याल है आज उन्होंने उस तरह इसको थोड़ा अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि सर्टेनली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उससे फौज हिट होती है, मतलब उनका मौक़िफ़ है कि अगर महंगाई है तो एक आम फौजी उससे हिट है। वो कहते हैं हम गरीब घरों से ही आते हैं, गरीब घरों से ही फौजी आते हैं। उनका मतलब है हमारे यहाँ कोई फ्यूडल्स के या अमीरों के एचिसोनियंस तो फौज में नहीं जाते ना, एचिसोनियंस तो पार्लियामेंट में जाते हैं, एचिसोनियंस फौज में नहीं जाते हैं, एचिसोनियंस जो है वो मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस मामले में कहा कि फ़ौज को बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये भी कहा कि फ़ौज का दिफाई बजट कम हुआ है इन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से, और उन्होंने कहा कि हम टैक्स कितना देती है फ़ौज। भाई हर फौजी अपनी, देखें जब तनख्वाहदार आदमी टैक्स देता है, हर फौजी तनख्वाहदार है तो उसके भी तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। इसमें देखें ना, तनख्वाह टैक्स नहीं कटता तो कारोबारी का नहीं कटता ना, उसने खुद जमा कराना है। मेरी, आपकी और फौजियों की तनख्वाह से ही कट जाता है टैक्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इतना टैक्स देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे उसका तो असर जाहिर है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और हर पाकिस्तानी को और शहरी को फ़र्क पड़ता है। ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आने के बाद सरदार अख्तर मैंगल साहब को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आपको बताएं, BNP के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल दुबई रवाना हो चुके हैं और जो कोशिशें हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उनके इस्तीफे के बाद उनको मनाने के लिए की जा रही थी, वो तमाम कोशिशें बेसूद रही। मुज़म्मिल साहब, किसको फ़ायदा होगा इस इस्तीफे का? देखिए, मैं समझता हूँ सरदार अख्तर मैंगल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने कोई उससे पाकिस्तान की खिदमत तो की नहीं है। देखिए, 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में शदीद तरीन दहशतगर्दी हुई। उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक ऑपरेशन की बात हुई। उन्होंने इस्तीफ़ा देकर कोई ऑपरेशन की राह में रुकावट डालने की बात की है, फोकस चेंज करने की बात की है। कौमी असम्बली में इन दहशतगर्दों के बारे में बात होनी थी, उसको स्मोक स्क्रीन से अपने इस्तीफ़े की तरफ लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ उनका जो इस्तीफ़ा है वो इन दहशतगर्दों की सियासी सहूलतकारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 1971 में क्या हो रहा था, एक तरफ मुक्ति बानी लड़ रही थी, दूसरी तरफ शेख मुजीब उनका सियासी मुकदमा लड़ रहा था, सियासी सहूलतकारी कर रहा था। हमें ये बात, ये स्क्रिप्ट पहचानना होगा, ये इंडिया का पुराना स्क्रिप्ट है। इसी तरह आज BLA लड़ रही है ना, तो कुछ चेहरे हैं जो उनका सियासी मुकदमा लड़ रहे हैं, जो उनके लिए सियासी दलाइल लेके आते हैं और उनकी लड़ाई को जस्टिफाई करते हैं हमारे सामने। नहीं, उनका लड़ना तो बड़ा बनता है जी, उनका हथियार, उनका ना पंजाबियों को मारना बनता है। देखे ना जी, उन्होंने फौज पे हमला किया, ये बनता है जी, बड़ी जुल्म हुआ। वो इसकी जस्टिफिकेशंस पैदा करते हैं इस सारी दहशतगर्दी की, और वो जो जस्टिफिकेशन पैदा की जाती है, मैं इसको सियासी सहूलतकारी कहता हूँ। सरदार अख्तर मैंगल ने भी 25 और 26 अगस्त की रात जो हुआ है, जो पंजाबियों को मारा गया है, जो फौज पर खुदकुश हमले हुए हैं, जो रेलवे के पुल तबाह किए गए हैं, जो सड़कों पे लोगों को बसों से उतार के मारा गया है, उसकी मजम्मत नहीं की। उन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की मिसिंग पर्सन्स की तरफ, और उसको इशू बनाने की कोशिश की, मारंग बलोच की हमदर्दी के साथ इज़हार यकजहती की। उन्होंने जो 25 और 26 अगस्त की रात मरे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि वो इन टेररिस्टों के साथ खड़े थे। उनका सियासी मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें कहा, देखिए ना, इनका भाई फरारी कैंप चलाता है, इनकी फैमिली टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये उनका पॉलिटिकल फेस थे। रियासत ने की जो बलोच अपीजमेंट पॉलिसी है ना, कि जी चले जो आता है कौमी धारे में शामिल किया जाए, वो बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। कि आप देखें ना, पूरी फैमिली तो टेररिस्टों की है और फरारी कैंप चला रही है। अख्तर मैंगल साहब उनका पॉलिटिकल फेस बन गए, MNA बन गए, पार्लियामेंट में उन्हीं का पॉलिटिकल मुकदमा लड़े। वो कहते हैं तो हम इन दहशतगर्दों को अपने पार्लियामेंट में आवाज क्यों बनने देते हैं, इनका सियासी मुकदमा क्यों लड़ने देते हैं? वो कहते हैं ये मेरे अपने लोग हैं, और जो असम्बली अपने लोगों की चीखों पुकार ना जो सुन मरे हैं सके, वो उनके अपने मैं लोग असम्बली में रहकर क्या करूं? नहीं, जो मरे हैं वो उनके अपने लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। जो मार रहे हैं वो उनके अपने लोग हैं, जो मर रहे हैं वो उनके अपने लोग नहीं है। वो कौन है? मतलब वो यहूदियों को मार रहे हैं, इसराइल में जाके जहाद कर रहे हैं। भाई जो मरे हैं वो भी तो दहशतगर्दों का असल काम ही यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जाए। नहीं, मैं ये बात आप मेरी समझें, उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन पैदा करके, जहां हमने टेररिस्टों के खिलाफ एक कौमी इत्तेफाक राय बनाना था, उन्होंने उस कौमी इत्तेफाक राय को रोका है अपने इस्तीफे के जरिए, और एक स्मोक स्क्रीन पैदा की है कि सारे इस्तीफे के पीछे दौड़ पे, बजाय इसके कि कौमी असम्बली में 25 और 26 अगस्त को जो हुआ है उसके खिलाफ करारदाद मंजूर होती और कहा जाता है कि इन दहशतगर्दों को साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पूरी कौमी असम्बली सरदार अख्तर मैंगल को मनाने में लग गई, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, और उस पर बात ही नहीं हो सकी। वरना तो जो 25 और 26 अगस्त की रात हुआ है उसके ऊपर कौमी असम्बली में डिबेट होती और वह करारदाद पास होती BLA के खिलाफ और इन सब दहशतगर्दों के खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत जारी होती, कौमी इत्तेफाक राय बनता। उस सारे को रोका सरदार अख्तर मैंगल। वो ये कह रहे हैं कि बलोचियों के साथ जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, जो मर रहे हैं वो बलोची नहीं है, वो कौन है? देखिए ना, अगर आप बलूचिस्तान में किसी को मार, देखिए पंजाब में इतने बलोच रहते हैं, उस्मान बुज़दार बलोच था और पंजाब का वज़ीर आला था। या आप साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ से आगे चले जाएं, सारे बलोच ही हैं, कोई सलमान के ऊपर तक। तो अगर वहाँ, तो हमने कोई बलोचों को पंजाब से निकाल दी है? बलोच सिंध में भी रहते हैं। तो ये अख्तर मैंगल के कौन से बलोच हैं जो सिर्फ बलोचिस्तान के 4 जिला में ही रहते हैं?
तो ये जो बाकी पाकिस्तान में बलोच रहते हैं उनका हम क्या करें? और इस नाजुक टाइम पे उनका इस्तीफा जो काफी है नुकसानदेह वो है। मैं समझता हूँ कि वो सियासी दहशतगर्दों की सियासी सहूलतकारी कर रहे थे, और ये उनका दुबई जाना, नाराज होना, ये असल में टेररिज्म से फोकस हटाने वाली बात है और उनका सियासी मुकदमा लड़ने वाली बात। ठीक है, अली अमीन गंडापुर की बात भी कर लेते हैं, टाइम चूंकि शॉर्ट है। असले और शराब केस में वज़ीर आला केपी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो कल जारी किए थे वो आज मनसूख हो चुके हैं। हमें 24 घंटे ड्रामा ही रहा, ये वारंट जारी भी होते ये हैं। जलसे से पहले ये सब कुछ करने नहीं, की वो हुकूमत पेश नहीं कोशिश हुए, कर रही है। आज मुअत्तल हो गए। अगर जलसे से पहले होते तो मुअत्तल ना होते। वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट ने भी कर दिया, पेश हो जाते तो मुअत्तल हो जाते, और सबको पता था राहदारी जमानत मिल जाती है, बल्कि राहदारी जमानत तो उन्हें ब्लैंकेट मिल गई है कि किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार ना नहीं करें। किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का ख्याल था कि ये 8 सितंबर से उनको रोकने के लिए। अच्छा, कल वैसे उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था कि उनको 1 हफ्ते के लिए डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया और वो चल फिर नहीं सकते। तो आज वो पेशावर हाई कोर्ट में अच्छे भले मुस्कुरा रहे थे, चल फिर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कल वाला मेडिकल ठीक था या आज वाली उनकी सेहत एक दिन में एक वारंट के इतना ज़बरदस्त असर हुआ है कि एक ही दिन में उनकी सेहत ठीक हो गई है। जैसे बानी पीटीआई जो है वो व्हील चेयर से उठ ही नहीं रहे थे। एक गिरफ्तारी हुई थी 9 मई वाले दिन, तो वो व्हील चेयर गायब हो गई थी, बिल्कुल चलने फिरने लगे। आप उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बीमारी का हम मजाक नहीं मतलब वो व्हील चेयर भी खत्म ही नहीं हो रही थी 4 महीने में, वो प्लास्टर नहीं उतर रहा था, एक गिरफ्तारी पे यकदम उतर गया। और इनके भी कल बड़े बीमार थे, मेडिकल सर्टिफिकेट था, आज तो शाज नजर आए, आज तो कमाल नजर आए। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस साहब भी बड़ी उनको तनकीद हो रही थी चारों तरफ से, और यही कहा जा रहा था कि हो सकता है वो वतन वापस नहीं आएंगे। वो हस्बे वादा वतन वापस पहुंच गए हैं और सामने खड़े हैं। अब ट्रायल उनका होगा या नहीं होगा, कहा है कि मैं किसी इस हवाले से भी उन्होंने कहा जवाब नहीं तो दूंगा। हाँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वो वतन। अच्छा, उनके लंदन रहने पर भी बड़ी क्या तरह थी, कोई फ्लैट फ्लूट की कहानी चल रही थी, वो भी था। लेकिन बहरहाल इस वक्त साकिब निसार साहब ना बहुत सी कहानियों के मरकजी किरदार बने हुए हैं और बड़े सेंटर ऑफ फोकस हैं, और मैं समझता हूं कि उन्होंने वापस आके ठीक फैसला किया है। अच्छा। उन्हें फेस करना चाहिए। वैसे भी मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हुए कि किसी साबिक आर्मी चीफ को या किसी साबिक चीफ जस्टिस को पकड़ा जा सके। ठीक है ना, जिस तरह आप देखें आज जहांगीरी साहब के वो सनद वाला मामला सिंध हाई कोर्ट में एक पेशी में सस्पेंड हो गया है, सिंडिकेट का फैसला। तो साकिब निसार साहब को पता है कि मेरा मतलब है कि वो साबिक चीफ जस्टिस हैं और इस मुल्क की अदलिया उनके खिलाफ कुछ होने नहीं देगी। जिस तरह आर्मी चीफ्स का तहफ़्फ़ुज़ फौज करती है साबिका आर्मी चीफ्स का, इसी तरह साबिका चीफ जस्टिस साहिबान को भी एक मुकद्दस हैसियत हासिल है और वो सेफ जोन में होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अभी कोई केस भी नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ उनके टिकटों की खरीदो फरोख्त की वो ऑडियो है उनके, जिसके ऊपर स्टे ख़त्म हो गया है और गवर्नमेंट उसको अब जो है इन्वेस्टिगेट करे भी। तो उनका मतलब है कि वो आगे जब ट्रायल में आएगा तो वो देख लेंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है, टू अर्ली है। लेकिन साकिब निसार साहब के ऊपर सियासत बहुत होगी उनके वापस आने पर भी, और इस पर भी। जैसे बाजवा साहब के नाम पर बहुत सियासत होती है, अभी तक होती है ना। हाँ। और बाजवा साहब की कहानियां जो हैं वो हमारी जान नहीं छोड़ती हैं। ऐसे ही साकिब निसार की कहानियां और साकिब निसार साहब पर सियासत होगी पाकिस्तान में। और वो एक पॉलिटिकल चीफ जस्टिस थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा सियासी तौर पर बहुत इस्तेमाल किया और इसलिए वो शायद उनका अभी किरदार जो है आगे और भी सियासी तौर पे वो ज़ेर बहस रहेंगे। लेकिन उन्होंने उन इल्ज़ामात को बेहुदा इल्ज़ामात कहा है जिन इल्ज़ामात जनरल फैज़ के इल्ज़ामात से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हो सकता है उनका जनरल फैज़ से इस वक्त कोई राब्ता ना हो। अच्छा, पहले तो रहा। क्योंकि इस वक्त तो साकिब निसार साहब, इस वक्त जनरल फैज़ का अगर राब्ता अदलिया में होगा भी तो उन जजेस से होगा जो मौजूदा जजेस हैं। साकिब निसार साहब इस वक्त क्या आप समझे ना, तो साकिब निसार साहब तो लेम डक थे, रिटायर हो चुके थे। अगर कोई होगा भी तो सिटिंग जजेस के हवाले से बात हो सकती है, या इनके बाद उमर अता बंदियाल साहब इस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उनकी बात हो सकती है। तो साकिब निसार साहब के साथ जनरल फैज़ इस वक्त क्यों राब्ता करेंगे? वो रिटायर हो चुके थे, घर बैठे थे, उनके बाद 2 चीफ जस्टिस आ चुके थे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने दौर में किया है वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त शायद उनका और फैज़ का उस तरह राब्ता ना हो जिस तरह होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ जाते जाते कि पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होने जा रहा है या नहीं? जी हो रहा है। हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है इस बार जलसा हो जाएगा। अच्छा, एक तो जलसा बिल्कुल केपी के साथ है, वो जगह जो है लेकिन इस्लामाबाद के अंदर तो हुकूमत नहीं। की तैयारी अपनी वहाँ एक तरफ जहाँ हुकूमत की तैयारी पूरी है वहीं तरीके इंसाफ की भी तैयारी पूरी है। इस दफा तो नहीं, मुझे एंड नहीं टाइम पर लगता। आजम सवाती साहब की जगह कोई और जाएगा और सुबह सुबह नहीं, मेरा नहीं अनाउंस कर ख्याल इस देगा। दफा। इस अच्छा, दफा जलसा होने दिया और जाए। पुरअमन होगा? हाँ, पुरअमन होगा, क्योंकि कहा जा रहा है काफी गारंटीज भी ली गई हैं। बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है 8 सितंबर का जलसा अब मुझे मुलतवी होने के इम्कानात कम नजर आते हैं। मुझे लगता है जलसा हो जाएगा। जलसा हो जाएगा। वैसे आज इस्लामाबाद सेनेट ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस के हवाले से एक कानून साजी भी की है, जिसमें कहा है कि अगर आप बगैर इजाजत करके तो 3 की कैद है और 7 दिन पहले इजाजत लेनी है। वो कानून साजी शायद इसलिए की जा रही है कि आइंदा जब इजाजत लेनी हो तो ये एसओपी सारे हों, और जो अदालतें रोज जाके ये अदालत से एनओसी हासिल कर लेते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए इंतजामिया मजबूर हो जाती है, क्योंकि अदालत से एनओसी हासिल हो जाता है और अदालत देती है। तो वो जो अदालती दायरा इख्तियार है ना सियासी जलसे देने का, मेरे ख्याल में जो अब कानून साजी सेनेट में आई है उसको रोकने के लिए कि एक कानून बनाया गया है ताकि अदालतें कम से कम मुदाखलत कर सकें। बिल्कुल ठीक। मुजामिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।